अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डीप लर्निंग क्लासेस। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 4 देखेंगे और इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं। एक में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के का इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे में ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस पढ़े थे और तीसरे में हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे। और आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बाकी रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कमांड एंड इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस ये दो समझे थे और इसके बाद हमने ये भी उसी क्लास में कंप्लीट किए थे। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने वहां देखे थे। तो आज हम जो बाकी रिमेनिंग टाइप्स हैं इनको देखने जा रहे हैं और इनमें भी हम पहले आज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम 1970s में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये बहुत मशहूर हो गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो है ये कंप्यूटर के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में असल में एक ऑपरेटर होता है बीच में। जो यूजर होते हैं वो अपनी जगह कोई जॉब क्रिएट कर देते हैं, यानी वो अपने ऑफलाइन घर में ही कोई जो उनका काम होता है सिस्टम के साथ वो इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये उस जमाने की बात है जब पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे। तो पंच कार्ड जो होते हैं, पंच कार्ड्स पे वो अपना जॉब क्रिएट करते थे। तो ये यूजर्स हैं, ये सारे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो ये अपना अपना जॉब लेके आते हैं ऑन पंच कार्ड्स और किसी और डिवाइस पे। ठीक है, तो ये जो जॉब्स फिर वो सबमिट करते थे किसके पास? ऑपरेटर के पास, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। कंप्यूटर ऑपरेटर वो बंदा होता था जो कंप्यूटर जिसको इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल नॉलेज होया करती थी। तो ये क्या करता था, इन जॉब्स को जो यूजर्स इसको सबमिट करते थे, ये इन जॉब्स को अलग अलग ग्रुपिंग में रखता था और ये ग्रुपिंग कहलाती थी फिर आगे बैचेस। इन ग्रुपिंग को बैचेस कहते थे। फॉर एग्जांपल इसको 2-3 यूजर्स ने कोई प्रोग्राम दिया, ये उन इन जॉब्स को देखता था ये किस बेस के जॉब्स हैं, मतलब इनकी बुनियाद क्या है, क्या ये कैलकुलेशन के लिए हैं या डॉक्यूमेंटेशन के लिए हैं या प्रिंटिंग के लिए हैं। तो उस एतबार से ये इनको बैचेस बनाता था, यानी इनको ग्रुप करता था। ठीक है, 2, 3, 4, 5 को एक एक ग्रुप में तब्दील करता था। जैसे यहाँ पे इसने इसको जॉब दिया, दूसरे ने भी जॉब दिया, तीसरे ने, तो इन तीनों को इसने एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो एक ग्रुप में यानी एक बैच बना। ठीक है, तो इसी तरीके से और यूजर्स आए, उन्होंने भी अपने जॉब सबमिट किए, तो इनके भी अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए, तो उन ग्रुप्स को बैचेस कहते हैं। तो फिर ये बैचेस एक एक करके सिस्टम को दिए जाते थे। तो इसी जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये एक एक करके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब किसे कहेंगे? तो जॉब जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, उसमें कमांड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या डेटा होता है एज ए सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट होता है, यानी कमांड्स भी उसी में होते हैं, जॉब्स भी उसी में, प्रोग्राम्स भी उसी में होते हैं, डेटा भी उसी में होता है। ये 3 चीजों का वो मजमा होता था, उसको हम जॉब कहते थे। यानी एक जॉब जो किसने, यूजर ने किसको दिया? ऑपरेटर को दिया। सिमिलरली जो जॉब्स ये सबमिट करते थे, उन जॉब्स को ऑपरेटर बैचेस बनाता था और ये किस बेस पे जॉब्स को बैचेस को क्रिएट करता था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जिसका जॉब पहले आया उसको बैच में भी वो पहले ही रखता था, जो लास्ट में आया तो उसको उस बैच में लास्ट में रखता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक बैच हुआ। ये डिपेंड करता है वो बैचेस कैसे बनाता था। हो सकता है किसी फंक्शन बेस पे भी हो सकता था या किसी ऐसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, यानी जो भी आया पहले रखा, दूसरा आया, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 करके इनका एक बैच बनाया। जो 11th वाला आया, 12th, 13, 14, उनको एक दूसरा बैच बनाया। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। मैंने जॉब कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जब कोई जॉब कंप्लीट होता था, यानी यूजर ने जॉब दिया
ऑपरेटर ने उसको बैच में तब्दील किया और फिर वो बैच कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब इसका जॉब कंप्लीट हुआ। व्हेन ए जॉब कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, इट्स मेमोरी इज रिलीज्ड एंड द आउटपुट फॉर द जॉब गेट्स कॉपीड इनटू एन आउटपुट स्पूल फॉर लेटर प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग। देखो, जब यहाँ से जॉब बैच का जॉब है, जो बैच में जॉब है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी प्रोसेसर ने उसको कंप्लीट किया। अब फर्दर आगे क्या करना है, उस जॉब को पहले स्पूल में, आउटपुट स्पूल में डाला जाएगा, और हो सकता है इसकी प्रिंटिंग अभी पेंडिंग हो या फर्दर प्रोसेसिंग पेंडिंग हो, तो फिर उस आउटपुट से, यानी जो पहले इसे मेमोरी दी गई उस मेमोरी से इसे हटाया जाएगा और कहाँ रखा जाएगा, उसके बाद आउटपुट पूल में। और आउटपुट पूल में आगे जो इसका आगे क्या करना होगा, इनपुट आउटपुट के लिए जाना होगा, प्रिंटिंग के लिए जाना होगा, या फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए, फिर वहां से आगे फिर से साइकिल चलेगा। ठीक है, आगे इसके बारे में फिर से और बात आएगी, डोंट वरी, वी विल कम टू दैट पॉइंट। तो ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मोटी मोटी बातें मैं फिर से एक बार बताता हूँ। यूजर्स अपने जॉब्स सबमिट करते थे ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर उन जॉब्स को बैच बनाते थे और वो बैचेस आगे प्रोसेसर को देते थे, और वो बैचेस प्रोसेस होते थे एक एक जॉब करके ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। पहली एडवांटेज इसकी ये है कि इससे पहले, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम से पहले अगर हम देखेंगे, तो इससे पहले हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि किस जॉब में कितना टाइम लगेगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट यानी हाउ मच लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट ए जॉब। एक जॉब को कितना टाइम लगेगा, ये हमारे प्रिडिक्शन नहीं होती थी, ये हमसे प्रिडिक्शन नहीं होती थी। सो ओनली जब हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, यानी बैच सिस्टम प्रोसेसर्स आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एस्टिमेटेड टाइम बताया कि ये जॉब कितना टाइम लेगा, कब ये फिनिश हो जाएगा ये जॉब। तो ये इसकी एक एडवांटेज है। दूसरी बात, जो हमारे सिस्टम होते थे, दिस सिस्टम कैन इजीली मैनेज लार्ज जॉब, जो बड़े बड़े जॉब्स होते थे उनको इजीली ये मैनेज करता था, और वो जो लॉन्गर टाइम के लिए हमारे जॉब्स होते थे वो अगर अगेन एंड अगेन सॉल्व करने होते थे, इसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको आसानी से उन चीज़ों को मैनेज करता था और आसानी से उनके रिजल्ट्स आ जाते थे। तो इसका दूसरा एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट इज, जो बैच प्रोसेस हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है। अगर हमारे बैच प्रोसेसर्स हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, उन जॉब्स को वो कभी कभार डिवाइड करता था सेवरल स्टेजेस में। इस तरीके से क्या हो जाता था, जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, अगर आपको एक लंबा, एक बड़ा सा जॉब दिया जाएगा, एक बड़ा सा असाइनमेंट दिया जाएगा, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे छोटे छोटे हिस्सों में और छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन ए प्रोसेस इज फिनिश, जब कोई काम खत्म हो जाता था, तो जो नेक्स्ट जॉब अब चाहिए, एक प्रोसेस में एक बैच में बहुत सारे प्रोसेस हैं और उन जॉब्स को कंप्लीट करना है। जब एक जॉब खत्म हो जाता है, एक जॉब कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरा जॉब अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ यूजर इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, यानी यूजर से हमें नहीं पूछना है कि यूजर अब बोलेगा कि अब एक दूसरा जॉब स्टार्ट करो, यानी वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, इस जॉब को इनिशिएट करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली दूसरा जॉब स्टार्ट हो जाता था। तो इस तरीके से क्या होता था, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन थी वो इंप्रूव हो जाती थी। ठीक है, सीपीयू का कोई टाइम जाया नहीं होता था। ये 2 पॉइंट इसी के साथ हुए, क्योंकि एक ये है कि यूजर इंटरवेंशन इसमें नहीं है। विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन, जब एक नया जॉब, पहला जॉब पुराना वाला कंप्लीट हुआ, तो दूसरे जॉब में किसी यूजर इंटरवेंशन की जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव हो जाती थी, क्योंकि अगर हम यूजर पे छोड़ते तो फिर सीपीयू जो है सीपीयू तब तक आइडल रहता। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में, ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पे है, आप इसमें देख सकते हो। मैं दोनों फ्लो चार्ट को समझाता हूँ। एक फ्लो चार्ट है जिसमें सिर्फ एक जॉब है, एक दूसरा है जिसमें बैच है, यानी एक से ज्यादा, मोर देन 1 जॉब्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ जॉब्स, दिस इज ए बैच, और इसमें टोटल एक ही जॉब है। एक जॉब जब हमने असाइन किया किसको, प्रोसेसर को, तो ये पहले जॉब क्यू में चला जाएगा। जॉब क्यू में से इससे पहले मेमोरी एलोकेट हो जाए, यानी इसके लिए
प्रोवाइड हो जाएगी स्पेस जहाँ पे ये जॉब सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा जहाँ से ये एग्जैक्टली वहाँ पे रहेगा, यानी स्टोर रहेगा। पहले एलोकेशन, इसके लिए जॉब क्रिएट हो जाएगी, इसके लिए जॉब मिलेगी, स्पेस मिलेगी, सॉरी जॉब नहीं स्पेस मिलेगी, मेमोरी एलोकेशन जिसे कहते हैं। तो अब ये कहाँ, जब स्पेस मिली तो इसका मतलब है अब जो स्पेस मिली वो कहाँ मिली, प्राइमरी मेमोरी पे। तो वहां से फिर इसे प्रोसेसर शेड्यूलिंग हो जाएगी, यानी अब इसे प्रोसेसर कब मिलेगा इसके लिए एक शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी परेशान मत हो जाओ, ये इंशाल्लाह आगे आगे प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके ऊपर जो एल्गोरिथम है वो भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसको प्रोसेसर मिलेगा, ठीक है, कब इसको मिलेगा, फिर अगर ये जॉब कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट जॉब हुआ, अगर नहीं तो फिर से वापस चला जाएगा जॉब क्यू में, और यही साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा। अगर हम देखेंगे अब जॉब बैचेस जो होते हैं, जॉब बैचेस या बैच जिन्हें कहते हैं, इसमें एक से ज्यादा जॉब होते हैं। तो एक एक जॉब, ये जो सारे बैच है, बैच में जो जितने भी सारे जॉब्स हैं ये सारे एक बैच क्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ जॉब क्यू था, यहाँ बैच क्यू है, ठीक है। बैच फाइल क्यू क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से फिर इनको मेमोरी एलोकेट, यानी इनको मेमोरी मिलेगी, और वो मेमोरी कहाँ मिलेगी इनको, प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी में ये सेव हो जाएंगी सारा बैच। फिर यहाँ से इनको प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी, यानी पहले इसको प्रोसेसर मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। क्यों ऐसे, क्योंकि हमने पहले ही बताया ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस है। तो जो पहले इनमें जॉब होगा पहले उसको मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरीके से एक एक करके प्रोसेसर को एक एक जॉब मिलता जाएगा, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा और एक एक जॉब कंप्लीट होता जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसको फिर से एग्जीक्यूशन के लिए जाना हो तो उसको वापस जाना होगा और फिर से इसी क्यू से और ऐसे करके फिर से इसी साइकिल से गुजरना होगा। तो होप डाउन आई थिंक दैट दिस you understand what is job, how job executes inside, या बैचेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ए जॉब फेल्स, अगर कभी कोई जॉब फेल हो जाएगा, ठीक है, हमने कोई जॉब दिया, ऑपरेटर ने सबमिट किया बैच में, और बैच में से जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो वहां से एक जॉब जो है इस बैच में एक से ज्यादा जॉब्स हैं, लेकिन एक जॉब फेल हुआ। तो फेल होने की सूरत में वो जॉब क्या करता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसको रीशेड्यूल होना पड़ा, उसको वापस उस जॉब में इस बैच में से निकाला जाएगा और लास्ट में इसको पुट किया जाएगा, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल वो पहले था लेकिन अब फेल हुआ तो लास्ट में वो ये क्या कहते हैं, लास्ट में इसको वापस इसी में धकेला जाएगा, इसी बैच में। तो इसके लिए फिर लॉन्ग टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये पहले आया था लेकिन एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, ठीक है। तो इसके लिए ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो होते हैं, यानी ये बंदे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स इसको फुल नॉलेज होनी चाहिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूजर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं। जो इंटरेक्शन है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए से, यानी ऑपरेटर एज ए ब्रिज होता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। अगर इसके पास वो नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑपरेटर के लिए फुल नॉलेज ऑफ बैच सिस्टम की बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लमैटिक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए डिसएडवांटेज, ठीक है। द बैच सिस्टम इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिबग, अगर इसमें कोई एरर आ जाता है इस बैच सिस्टम में तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। A computer system and the user have no direct interaction, जो मैंने पहले ही बताया, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन है आपको ऑपरेटर के साथ, यूजर को ऑपरेटर के साथ डील करनी है और ऑपरेटर फिर सिस्टम के साथ डील करता है। If a job enters an infinite loop, the other jobs must wait for an unknown period of time। हाँ, अगर कोई जॉब, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब है बैच में, वो जॉब कहाँ गया, कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन उसकी कोई उसमें एरर है, लॉजिकल एरर है, तो उस लॉजिकल एरर में एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ठीक है। यानी कोई काम ऐसा हो रहा है जो बार बार हो रहा है, बार बार, उससे वो बाहर नहीं निकल रहा है।
तो उस तरीके से क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जाएगा उस प्रोसेस का, और बाकी जो इस बैच में जो बाकी जॉब्स होंगे वो इंतजार करते होंगे, कब तक पता नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप है, वो पता नहीं वो लूप कितनी बार चल रहा है। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लमैटिक है सर, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी। हाँ, अगर हमारे बैच में कोई ऐसा जॉब है, ठीक है, यूजर ने कोई जॉब दिया, ठीक है, लेकिन जो जॉब है इसके लिए ये प्रायोरिटी है, इसके लिए ये ज़रूरी है, जल्दी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऑपरेटर उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे छोड़ता है, तो इसकी जब अपनी बारी आएगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तो कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लिए। तो आई होप कि आज हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया। इससे पहले हमने ये पिछले क्लास में देखे थे कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये 3 भी और ये 2 भी हमने पिछली क्लास में देखे थे। आज हमने सिर्फ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे।